गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। अभी तक हम इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। और अभी तक इस चैप्टर में मैंने जो वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बता दी हैं और उसी के अंदर मैंने क्रियाकलाप भी आपको बताया है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और साथ ही साथ रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, इन तीनों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्रियाकलाप दिया गया है 1.9, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमने एक क्या लिया है। देखिए, इस जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने कॉपर सल्फेट का मिक्सचर लिया और उसमें पानी मिलाया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हमने जो सॉलिड स्टेज में होता है वो लिया, जो ब्लू कलर का होता है, और जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो कि नीले रंग का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब इसमें हमने धागे की सहायता से ये दो लोहे की कील को जो है इसके अंदर डाल दिया। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि इस अभिक्रिया को करते हैं तो क्या होता है। अब इस अभिक्रिया में हमारे क्या होता है कि ये जैसे ही हम इसमें कील डालते हैं लोहे की, तो कुछ समय पश्चात 5 मिनट 7 मिनट पश्चात जो है ये जो हमारा ब्लू कलर का विलयन है ये हमारा ब्लू नहीं रहता है, और जो हमारी लोहे की कील जिनका कलर ग्रे होता है उनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो लोहे का कॉपर सल्फेट, अगर इस अभिक्रिया को हम यहाँ इसमें देखिए ये हमारा इसका रिजल्ट है कि पहले जो है हमारी लोहे की कील इस तरीके की थी, और रिएक्शन के बाद जब हमने उसे थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ा, 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो हमारी जो कील थी कॉपर सल्फेट में विलयन में डालने पर इसके ऊपर जो लोहे की कील है उसका कलर जो है ऐसा ब्राउन हो जाता है। और जो हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, जो पहले ब्लू था, वो बाद में जो है कुछ समय पश्चात इस कलर में बदल जाता है। तो इसको भी वो दे सकता है और इस रिएक्शंस को भी दे सकता है। अब वो पूछेगा इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ये हमारी लोहे की कील है इसमें जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ जो होता है वो क्या करता है कि क्योंकि आयरन जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, किससे? कॉपर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन जो होगा वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। मतलब इस सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। देखिए जैसे ये अभिक्रिया पूरी इसमें दी गई है, और यहाँ पर आयरन है आपका दिया गया है, और आयरन के बाद जो है देखिए ये आयरन दिया गया है, और ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है कि ये हमारा आयरन जो है हमारा क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील। इस अभिक्रिया में बताऊंगी अभी क्या होता है। अधिक क्रियाशील है, और कॉपर जो है वो क्या है? कम क्रियाशील है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला यौगिक जो होता है, धातु होता है, वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये इसका जो बनेगा वो यहाँ पर बने, देखिए लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन क्यों पड़ गया? मलिन मतलब हल्का क्यों पड़ गया? थोड़ा सा वो हल्का लाइट ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यू टू द, मतलब कारण क्या है इसका, कारण बताइए। तो यहाँ पर कारण आएगा हमारा कि क्योंकि आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है, किससे? कॉपर धातु से। तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर कर खुद वहाँ सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया या फिर हटा दिया। इस अभिक्रियाओं को, जो आपकी ये अभिक्रिया है, इसमें चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 3 दिया हुआ है, और उस
उसमें एक सक्रियता श्रेणी दी गई है। उस सक्रियता श्रेणी में क्या है कि आपके जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन जो नीचे है अगर कोई धातु और उसके ऊपर अगर कोई धातु है तो वो उसको विस्थापित नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ, थोड़ा सा मैं उस रिएक्शंस को बताऊँ। सबसे पहले क्या होता है उसमें सेकेंड पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और यहाँ पर फिर आयरन, और आयरन के बाद आई थिंक जिंक है, ठीक है। और जिंक से फिर कई सारे नीचे जाके फिर क्या है हमारा कॉपर, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ देखोगे जो आयरन, कॉपर से ऊपर कौन है आयरन, मतलब, और नीचे कौन है कॉपर। तो क्योंकि कॉपर ऊपर पोजीशन पर है और आयरन जो है वो क्या है, वो आपका ऊपर पोजीशन में है सक्रियता श्रेणी में, और कॉपर जो है वो सक्रियता श्रेणी में क्या है नीचे है। तो इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में नीचे है। नीचे का मतलब कि ये कम क्रियाशील है, ये क्या है कम क्रियाशील है, और आयरन क्या है हमारा अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसी चीज में हम देखें, जैसे कि जिंक, जो वैसे मैंने अभी लिखा आपका कि जिंक के नीचे है हमारा, जिंक है, उसके बाद दो चार और हैं, और उसके बाद नीचे क्या है हमारा, ये डॉट डॉट में हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या है कॉपर है। अब यहाँ देखिए जिंक क्योंकि कॉपर से क्या है ऊपर है, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। लेकिन कॉपर क्योंकि नीचे है जिंक के, तो वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, देखिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। उसी तरीके से लेड जो है वो भी सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो लेड भी कॉपर को विस्थापित कर देता है, और कॉपर क्लोराइड को विस्थापित करके, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित करके क्या बना देता है लेड क्लोराइड में। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको एक तो यही रिएक्शंस पूछ ली जाएगी, ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों रिएक्शंस को दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा कि इनमें से मतलब रिएक्शंस का नाम बताइए। पहले तो वो आइडेंटिफिकेशन का दे देगा, तो आपको पहचानना होगा कि एक धातु जो है वो दूसरी धातु को क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है, उसको अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह पर बैठ रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। कभी कभी वो डेफिनेशन पूछ लेता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापित अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और तीसरा टाइप का जो वो क्वेश्चन वो पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, आपको वो दो रिएक्शन दे देगा, एक तो ये वाली रिएक्शन दे देगा, दूसरी आपकी दे देगा वो Cu प्लस FeSO4, और आगे क्या कर देगा, आगे बना देगा CuSO4 प्लस Fe, और यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ लेगा क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल है, क्या ये अभिक्रिया हो सकती है। तो आप बच्चों अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में क्या हो गए अटक जाओ। सक्रियता श्रेणी जरूर याद कर लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया को देख लीजिए। अब मैं इसका आंसर अगर बताऊं, क्योंकि आयरन कहाँ पर है, आयरन जो है वो कॉपर से क्या है ऊपर है, तो मैंने भी क्या बताया आयरन क्या है अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है कम क्रियाशील है। तो अधिक वाला कम को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम वाला जो होगा वो अधिक को वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर क्या है कम क्रियाशील, आयरन क्या है अधिक क्रियाशील, तो कॉपर जो होगा वो आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से ये दूसरा भी दे सकता है, जैसे जिंक दे दिया और क्या दे दिया आपका यहाँ पर कॉपर दे दिया और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, और पूछ लिया कि क्या ये अभिक्रिया हो सकती है, तो आपको देखना होगा कि कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता है। अगर अधिक क्रियाशील वाला
मात्रक है और वो कम क्रियाशील के साथ सॉल्यूशन है उसका, तो उसको वो विस्थापित कर देगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन अधिक क्रियाशील वाले का बना हुआ है, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, ये अधिक क्रियाशील वाले का बना, कम क्रियाशील वाले का बना है, और ये क्या है हमारा अधिक क्रियाशील है, तो ये तो इसको विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये कॉपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। ये इसमें 3 आपको रिएक्शंस दी गई हैं, तीनों को प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। तीनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई खास इसमें नहीं बनता, ये और ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते। कभी कभी ये रिएक्शंस आपको कह देगा कि बैलेंस करके लिखाइए। विस्थापन अभिक्रिया को समूह का आप परिभाषा दीजिए और इसकी एक समीकरण को संतुलित कर कर लिखिए, ऐसे आ सकता है। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, देखिए विस्थापन यहाँ पर भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन आया हुआ है वो ये द्विविस्थापन है। द्वि मतलब होता है दो आयनों का यहाँ पर क्या होगा विस्थापन होगा। अभी जो मैंने आपको विस्थापन बताया उसमें आपको क्या याद करना है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा विस्थापन किसका, दो आयनों का। एक आयन दूसरे आयन को क्या करता है, विस्थापित करता है। कैसे, इसमें यहाँ पर देखिए हमारे सॉल्यूशन लिया गया है, एक रिएक्शन कराई गई है। ये वाली हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और बेरियम क्लोराइड लिया। अगर हम इस अभिक्रिया में इनके सॉल्यूशन लिए हैं हम, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब इसके सॉल्यूशंस को हमने पानी में मिक्स करके घोलकर एक सॉल्यूशन बना लिया। अगर मैं इनके आयंस में तोड़ूं इनको, तो देखिए यहाँ पर आयंस में कैसे टूटेगा, ये बन जाएगा हमारा सोडियम प्लस और ये बन जाएगा हमारा SO4 माइनस। यहाँ पर जो आयरन बने, यहाँ पर जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे हमारे Ba प्लस और यहाँ पर बनेंगे Cl2 Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस आयंस है, यहाँ पर भी ये प्लस आयन है, यहाँ ये माइनस आयन है, यहाँ पे भी ये माइनस है। तो ये आयंस जो हैं एक दूसरे से क्या कर लेंगे, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। आयंस यहाँ पर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर सोडियम था, यहाँ बेरियम था, सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, बेरियम सल्फेट बन गया और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब इस सॉल्यूशन में एक हमारा क्या होता है, ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये वाला जो होता है, ये हमारा उस सॉल्यूशन में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब घुलता नहीं है, और NaCl जो होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है। तो जो अघुलनशील चीज होती है वो टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, अघुलनशील। और जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो वो हमारे फिल्टर पेपर पर भी आ जाएगी। तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप का मतलब कि इसमें दो प्रोडक्ट हैं और दो में से एक जल में घुलनशील है और एक जल में अघुलनशील है। जो अघुलनशील है वो क्या बना लेता है, वो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाता है, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, अघुलनशील है। तो उस अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये वाली इसमें रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं गिनती नहीं बता सकती कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब अंतर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन जो होगा आपका पूछा जाएगा दो तरीके से, इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक तो यही हो सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या फिर वो उन दोनों के नाम दे देगा कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और बैलेंस कर कर इसको लिखिए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए, विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है, और द्विविस्थापन में एक आयन दूसरे आयन को विस्थापित करता है, यानी कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये इसमें आपके क्वेश्चन आए।
तीसरा इसमें ये वाला जो रिएक्शन है, देखिए ये वाली क्रियाकलाप दे रखी है इन्होंने, और इसमें आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अवक्षेप किस रंग का बनता है, ठीक है, इसमें अवक्षेप जो होगा हमारा येलो कलर का बनता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करके लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बना के देखें तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, PbNO3 प्लस KI। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे अभिकारक, इनको हम क्या आयंस में तोड़ सकते हैं। जी हाँ, तोड़ सकते हैं। Pb प्लस और NO3 माइनस। KI कैसे टूटेगा, K प्लस और आयोडीन माइनस। देखा हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो क्या है, नेगेटिव आयंस है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि आयंस का आदान प्रदान होगा। एक आयन इधर आ जाएगा और एक आयन उधर हो जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbI प्लस KNO3। अब जो ये पोटेशियम नाइट्रेट है ये तो हमारा जल में घुलनशील होगा, लेकिन ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारा जल में घुलनशील नहीं होगा। तो ये क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा। अब यहाँ पर क्या अवक्षेप का नाम क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम है लेड आयोडाइड। ये अवक्षेपण करेगा। इसको समीकरण को आपको संतुलित करके लिखना होगा। और क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं उपचयन एंड अपचयन। ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। लेकिन उसमें उपचयन का मतलब क्या होता है, देखिए उपचयन का मतलब होता है, यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा, या तो उपचयन याद रखिएगा या अपचयन याद करिए। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का क्या होना, अलग होना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन किसी से जुड़ रही है तो उपचयन कहलाएंगी, या फिर अगर हाइड्रोजन उस यौगिक से हट रही है, समीकरण में से हट रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। और अपचयन किसे कहते हैं, देखिए अपचयन हम कहते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें से ऑक्सीजन निकले, यौगिक में से ऑक्सीजन हट जाए, या फिर हाइड्रोजन क्या है, जुड़ जाए। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो आप प्लीज इसमें से एक ही याद करिएगा, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे हम उपचयन याद कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। चलिए अभी हम यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप प्रीवियस ईयर के CBSE के एग्जाम के पेपर ढूंढेंगे तो उसमें ये आपको जरूर मिल जाए। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, हमने एक चाइना डिश ली और उसमें हमने एक मटेरियल लिया और जब हमने उसको हीट किया तो उसका रंग कैसा हो गया, ठीक है, उसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया। तो बताइए उस यौगिक का नाम या उस धातु का नाम बताइए। और जो बनने काला जो हुआ वो क्या प्रोडक्ट हमारा बना, इस अभिक्रिया को लिखिए। तो यहाँ देखिए ये अभिक्रिया ये लिखी हुई है। हम क्या लेते हैं, चाइना डिश में कॉपर लेते हैं और उसको जब हीट करते हैं तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है, मतलब ब्लैक होता है, काला होता है। परत भूरे रंग की हो जाती है, काली परत भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इसमें और क्या पूछता है, अब बताइए कि ये उपचयन अभिक्रिया है या फिर अपचयन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, उपचयन याद रखिए, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये कॉपर है, कॉपर के साथ उसने अभिक्रिया किससे करी, ऑक्सीजन से, और इस कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया हुई हमारी उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा।
ठीक है, इस तरीके से ये वाला। अब यहाँ देखिए, इसमें वो क्या कर रहा है, इसी अभिक्रिया को इसने क्या कर दिया कि ये कॉपर ऑक्साइड, दूसरी यहाँ पर अभिक्रिया इसी में ऐड कर दिया है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो जो काली परत बनी थी हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ने पर, तो वो कैसी हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड से क्या करा, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, हाइड्रोजन गैस पास करी। अब क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई और वो रिएक्ट करके किससे बन गई, वाटर बना। अब यहाँ आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई है, यहाँ कॉपर क्या बैठा है, अकेला बैठा है, ऑक्सीजन निकल गई है, तो इसीलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अब ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया में आपका दिखा दिया कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या हो गया, उपचयन। कॉपर में से ऑक्सीजन निकली तो क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद करने की है आपको, जिसमें से भी ऑक्सीजन निकलती है या जुड़ती है, जैसे यहाँ पर उपचयन हुआ है तो कॉपर का हुआ है ना, किसमें, ऑक्सीजन में उपचयन। तो यहाँ पर आपका जो कॉपर होगा उसका क्या हो रहा है, वो एक उपचायक है, क्या, सॉरी, अपचायक। क्या पदार्थ है वो, अपचायक। चलिए इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा, ठीक है, वही रिएक्शन अब इसमें करी गई है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें क्या भाई, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में से क्या हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई तो इसका क्या हो गया, अपचयन। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन भी हो रहा हो साथ साथ में और अपचयन भी हो रहा, दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाए, किसका अपचायक हो रहा है और किसका उपचायक है, कौन उपचायक है और कौन जो है वो अपचायक है, यानी कि कौन उपचयित है और कौन जो है वो अपचयित है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, देखो कॉपर में से ऑक्सीजन निकली तो इसका क्या हुआ, अपचयन। किस में से निकली, कॉपर में से, तो यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन। कैसा है, उपचयित हो गई है, कैसी हो गई है ये, उपचयित हो गई, कौन, कॉपर। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन से क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ है, उपचयन। तो ये कैसा अभिकारक है, कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा अभिकारक है, अपचयित। कैसा है, अपचयित। तो इसमें एक अपोजिट वर्ड याद, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये याद रखिए, जिसका अपचयन होता है, ठीक है, जिसका अपचयन होता है वो अभिकारक कैसा होता है, वो अभिकारक होता है उपचयित। और जिसका उपचयन होता है वो अभिकारक कैसा होता है, अपचयित। देखिए, अभिकारक ये है और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट, उत्पाद, और अभिकारक ये है। अब यहीं पर पूछा जाए किसका अपचयन हुआ है, ठीक है, किसका अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है हाइड्रोजन का, सॉरी, कौन सा अभिकारक अपचयित है, अपचयित है तो कौन है, हाइड्रोजन। और कौन सा अभिकारक उपचयित है, तो कॉपर। दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहले आप अपचयन और उपचयन पहचान लीजिए और उसके साथ ही उसमें अपोजिट लगा दीजिए, क्योंकि अपचयन के साथ क्या आएगा, अपचयन के साथ हमारा जिसका भी अपचयन हो रहा है उसका वो अभिकारक कैसा होगा, उपचयित। कैसा होगा, उपचयित। और जिसका उपचयन हो रहा है उसका अभिकारक कैसा होगा, अपचयित। कैसा होगा, अपचयित। तो उपचयन के साथ
अपचयन के साथ उपचयन आ जाएगा और उपचयन के साथ अपचयित। य त का अंतर है, देखो यहाँ न है और यहाँ पे ता, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम पढ़ें, ये वाली रिएक्शंस दिखाई गई है 1.3.1 में अभिक्रिया में कि कार्बन उपचयित होकर, उपचयित, देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया, ठीक है। उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और ZNO ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका अपचयित होकर ZN बनाता है। तो यहाँ पर ये वाले हमारा चैप्टर हुआ है आज खत्म, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये संचारण और मैं बता देती हूँ। संचारण का मतलब होता है कि किसी चीज पर ऐसा, किसी धातु के ऊपर नमी के कारण, ठीक है, या उसके आसपास कोई अम्ल है उसके कारण उस पर कोई दूसरी परत चढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगना, तो किसके कारण होता है, नमी के कारण, तो वहां पर वो क्या हो रहा है, लोहे का संचारण हो गया है, ठीक है। जैसे पीतल का है, पीतल पे हरी परत चढ़ जाती है, कुछ समय के लिए उसे अगर छोड़ देते हैं, किसके कारण चढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कॉपर से रिएक्शन करके जो है उसके ऊपर कैसी परत बना देती है, ग्रीन कलर की परत बना देती है। उसी तरीके से चांदी का भी संचारण होता है। चांदी में जो इन्वायरमेंट में हमारी क्या होती है, सल्फर प्रेजेंट होती है, तो उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर का वो संचारित कर देती है, जिससे उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये कुछ संचारण के एग्जाम्पल हैं आपके कि संचारण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो ये संचारित होती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब, और लोहे में जंग लगना, ये संचारण के उदाहरण। एक छोटा सा यहाँ पर और है, ये है विकृत गंधिता। विकृत गंधित में क्या होता है कि देखो उपचयित होने पर तेल तथा वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधे हो जाते हैं, इनमें स्मेल आने लग जाती है। आपने चिप्स खाए होंगे, अगर वो खुले रह जाते हैं पैकेट में तो क्या होती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो चिप्सों को उपचयित ना किया जाए। जो चिप्स होते हैं पैकेट वाली चीजें होती हैं, उनका उपचयन ना हो। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन से वो रिएक्शन ना करे, वो नमी ना पकड़े, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, उनको हम एक तो बिना हवा वाले पैकेट्स में, जिनमें हवा नहीं भरते हैं, कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा कि वो जो पैकेट्स हैं, जो उसके अंदर मटेरियल है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी और उनका क्या होगा, उपचयन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। जो हमारे चिप्स हैं, पैकेट्स हैं, रेफर्स हैं, वो फूले फूले होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसका ऑक्सीजन के द्वारा उपचयन ना हो। अगर ऑक्सीजन के द्वारा उपचयन हो गया तो उनमें स्मेल पैदा हो जाएगी, और इसी स्मेल के नाम को हम क्या कहते हैं, वो खराब हो जाएंगी, उनका टेस्ट जो होगा वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, मतलब उसमें से स्मेल आ जाना। क्यों आती है, ऑक्सीजन के उपचयन के कारण। कैसे रोका जा सकता है, नाइट्रोजन गैस को पैकेट्स में भरकर। तो आज का चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर देखिए मेरा पूरा हो गया है, मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर मेरे पढ़ाने में कोई आपको कमी लग रही है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।